ये जो हमारा पहला चैप्टर है, दो ध्रुवीयता का अंत, इसमें ये कहानी है कि मान लो पहले जो दुनिया थी वो दो गुंडों ने आपस में क्या कर ली थी, बांट ली थी। उनमें से एक गुंडा बाद में कमजोर हो गया, बिखर गया, और फिर एक उसमें क्या बचता है, पावरफुल बचता है। और यहीं पर इसी में एक अपन इनके जो बीच की जो लड़ाई थी दोनों गुंडों की, उसका जो क्लाइमैक्स है वो देखने को मिलेगा हमें, बर्लिन की दीवार का गिरना। तो बर्लिन की दीवार का गिरना भी हमें इसी में क्या करना है, पढ़ना है। ये दोनों गुंडे कोई और नहीं, कौन है, रसिया और अमेरिका। ठीक है, फिर आएगा हमारा अगला चैप्टर जिसका नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र में। जब इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे एक ही डॉन बचा, पहले दो डॉन थे, दोनों में से एक कमजोर हो गया, बिखर गया, एक डॉन पावरफुल बचा। अब जो पावरफुल बचा है उससे पूरी दुनिया को, है ना, उसको टक्कर देने के लिए सारी दुनिया ने ग्रुप बनाने का कर दिए, शुरू कर दिए। ऐसे ग्रुप बने जिनमें हम लोग यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, यू के बारे में पढ़ेंगे, यूरोपियन यूनियन। ऐसा ही ग्रुप आसियान था, है ना, हाँ, आसियान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक ग्रुप बने, भारत और चीन जैसे देश ऐसे थे जो इस दुनिया के नए हीरो बनने की रेस में शामिल हो चुके थे, दो हीरो थे। ठीक है, फिर अगला चैप्टर होगा हमारा फोर्थ चैप्टर, अंतरराष्ट्रीय संगठन, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जब पूरी दुनिया में झगड़े हो रहे हो, झगड़े हो रहे हो, तो झगड़ों को सुलझाने के लिए कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उनकी पंचायत करने के लिए। इसको अपन वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशन कह सकते हैं ना, वर्ल्ड वॉर, पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर ना हो, इनको कैसे रोकें, इनके लिए क्या मैकेनिज्म है। तो इनको रोकने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई जिसको अपन यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, है ना। तो उस यूनाइटेड नेशंस के बारे में हम कहां पढ़ने वाले हैं, इस फोर्थ चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और देखने वाले हैं इस यूनाइटेड नेशंस का पोस्टमार्टम करके कि क्या ये सच में संस्था ऐसे युद्धों को रोक पा रही है या नहीं रोक पा रही है। अगला चैप्टर तुम्हारा एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दुनिया की जमीन हो गई, दुनिया की हवा हो गई, दुनिया का पानी हो गया, है ना। क्या इस पे अमीर देशों का अधिकार होगा, क्या इस पे गरीब देशों का अधिकार होगा, है ना, या किसका अधिकार होगा, उसकी दिलचस्प कहानी हमें कौन से चैप्टर में देखने को मिलेगी, इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा इस बुक का अंतिम चैप्टर है वो है तुम्हारा वैश्वीकरण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, आप इंडिया में बैठे हैं लेकिन अमेरिकन वेब सीरीज देख रहे हैं, अमेरिकन कपड़े पहन रहे हैं, चाइनीज मोबाइल चला रहे हैं, है ना, कहीं कहीं से कुछ मंगा रहे हैं, कहीं से कुछ मंगा रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है। किसका, ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का, है ना। तो अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है ना, एक विश्वग्राम बन गया है। अब उस विश्वग्राम को अपन को इसमें चैप्टर में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी और हमारा जो बुक थी उसका नाम क्या था, समकालीन विश्व राजनीति। हम पॉलिटी की बुक शुरू कर रहे हैं, पॉलिटी में हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे आज, है ना। हाँ, दो ध्रुवीयता का अंत। उससे पहले मैंने आप लोगों को कोल्ड वॉर के बारे में बताया था कि कोल्ड वॉर क्या था। ठीक है, मैंने कुछ आप लोगों को बेसिक एक टर्म्स बताई थी जिसका नाम था कंटेम्पररी, यानी कि क्या, समकालीन। समकालीन का मतलब आज का जो समय चल रहा है ना, 1945 से लेकर के अभी तक का जो समय है उसको अपन क्या बोलते हैं, कंटेम्पररी बोलते हैं, यानी कि समकालीन समय बोलते हैं। ठीक है, तो क्या था, ये जो हमारा पहला चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत, इसमें ये कहानी है कि मान लो पहले जो दुनिया थी वो दो गुंडों ने आपस में क्या कर ली थी, बांट ली थी। उनमें से एक गुंडा बाद में कमजोर हो गया, बिखर गया, और फिर एक उसमें क्या बचता है, पावरफुल बचता है। और यहीं पर इसी में एक अपन इनके जो बीच की जो लड़ाई थी दोनों गुंडों की, उसका जो क्लाइमैक्स है वो देखने को मिलेगा हमें, बर्लिन की दीवार का गिरना। तो बर्लिन की दीवार का गिरना भी हमें इसी में क्या करना है, पढ़ना है। ये दोनों गुंडे कोई और नहीं, कौन है, रसिया और अमेरिका। ठीक है, फिर आएगा हमारा अगला चैप्टर जिसका नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र। मैं थोड़ा सा रेफरेंस दे रहा हूं आप लोगों को, जो कल मैंने सेकंड चैप्टर लिखाया था वो क्या था, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर्स, है ना। जब इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे एक ही डॉन बचा, पहले दो डॉन थे, दोनों में से एक कमजोर हो गया, बिखर गया, एक डॉन पावरफुल बचा। अब जो पावरफुल बचा है उससे पूरी दुनिया को, है ना, उसको टक्कर देने के लिए सारी दुनिया ने ग्रुप बनाने क्या कर दिए, शुरू कर दिए। जैसे एक कोई पावरफुल व्यक्ति है तो लोग उसको हराना चाहेंगे तो कैसे, अब कोई एक कमजोर व्यक्ति तो उसको हरा नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, एक काम करते हैं अपन ग्रुपिंग कर लेते हैं ना, एक काम करते हैं तू भी मेरे साथ आ जा, तू भी मेरे साथ आ जा, तू भी मेरे साथ आ जा, सब मिलकर के इसको क्या करेंगे, मारेंगे। ठीक है, सब मिलकर के इससे मतलब मारेंगे नहीं, इससे टक्कर लेंगे, है ना। तो ऐसा ही कुछ हुआ, ऐसे ग्रुप बने जिनमें हम लोग
यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, ईयू के बारे में पढ़ेंगे, यूरोपियन यूनियन। ऐसा ही ग्रुप आसियान था, है ना। हाँ, आसियान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये ग्रुप थे, ग्रुप बने। भारत और चीन जैसे देश ऐसे थे जो इस दुनिया के नए हीरो बनने की रेस में शामिल हो चुके थे। दो हीरो तो तुम्हारे थे ही, अमेरिका और रसिया। दो हीरो और नए धीरे धीरे उभर रहे थे, वो थे चाइना और अमेरिका। और आज अगर अपन पावरफुल देशों की बात करें तो पावरफुल देशों में हमारा देश भी शामिल होता है ना। सबसे फर्स्ट पे तुम्हारा अमेरिका आता है, सेकंड पे अब चाइना आता है, थर्ड पे अब रसिया आता है ना, फोर्थ पे अब हम आ जाते हैं, है ना। और हाँ, तो हमारा इंडिया भी पावरफुल देशों में से एक देश है। दक्षिण एशिया, है ना, यानी कि कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। तो इसमें अपन साउथ एशिया के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ये मैंने आप लोगों को बताया था एशियन कॉन्टिनेंट कौन सा है, ये वाला एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप का नॉर्थ कौन सा होगा? अब तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आएगी, है ना। पता है नॉर्थ कौन सा होगा? नॉर्थ कौन सा होगा एशिया का? ये वाला हिस्सा नॉर्थ होगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा साउथ होगा, ये वाला हिस्सा ईस्ट, ये वाला हिस्सा वेस्ट, ठीक है। तो अपन इसमें किसकी बात करने वाले हैं? दक्षिण एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया। तो एशिया ये रहा और दक्षिण एशिया ये रहा, यानी साउथ एशिया ये रहा। तो अपन इस वाले पूरे के पूरे देशों के बारे में इसमें क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर में कौन से वाले में? फोर्थ में नहीं, थर्ड में। फिर तुम्हारा आ जाएगा कौन सा चैप्टर? फोर्थ चैप्टर, ठीक है। यानी कि थर्ड चैप्टर में हम अपने पड़ोसियों, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया के साथ अपने रिश्तों की बात करेंगे। आप लोगों के मोहल्ले में, है ना, आप लोगों ने देखे ही होंगे पड़ोसियों से झगड़े होते ही रहते होंगे, है ना। कभी आराम से बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, कभी लाठी लेकर के आ गई। तो ऐसे ही हमारे पड़ोसी देश भी हैं, है ना। इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ये सब, है ना। इनके साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर अगला चैप्टर होगा हमारा फोर्थ चैप्टर, अंतरराष्ट्रीय संगठन, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन नहीं, ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जब पूरी दुनिया में झगड़े हो रहे हों तो झगड़ों को सुलझाने के लिए कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनकी पंचायत करने के लिए है झगड़े, मतलब आपस में लड़ रहे हैं लोग। इसको अपन वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशन कह सकते हैं ना। वर्ल्ड वॉर, पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ, अब इतने सारे वर्ल्ड वॉर हो रहे हैं। अब ऐसे वर्ल्ड वॉर ना हो, इनको कैसे रोकें? इनके लिए क्या मैकेनिज्म है? तो इनको रोकने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई जिसको अपन यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, है ना। तो उस यूनाइटेड नेशंस के बारे में हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? इस फोर्थ चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं इस यूनाइटेड नेशंस का पोस्टमार्टम करके कि क्या ये सच में संस्था ऐसे युद्धों को रोक पा रही है या नहीं रोक पा रही है। आज के संदर्भ में देखा जाए तो ये यूनाइटेड नेशंस एकदम फैल कर चुका है ना। अमेरिका कभी भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लेता है, कभी ईरान पर हमला कर देता है, कभी रसिया यूक्रेन पर बम फोड़ देता है, कभी यूक्रेन कहीं फोड़ देता है, कहीं इजराइल फिलीपींस में बम फोड़ देता है। मतलब चल ही रहा है आपस में। अपन देखें पूरी दुनिया भर में तो युद्ध देश आपस में लगे ही है लड़ने के लिए। पाकिस्तान हमारे यहाँ पर कर जाता है नौटंकी, है ना। तो इस तरह की चीज़ें पूरी दुनिया में हो रही हैं अभी भी। तो रुक तो नहीं पाया है, लेकिन हाँ एक चीज़ जरूर है कि जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, वैसे अभी वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक, है ना, ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 जल्द ही होने वाला है ना। अब देखो होगा या नहीं होगा, ये यूनाइटेड नेशंस कितना रोक पाएगा और कितना नहीं रोक पाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा इस बुक का अंतिम चैप्टर होगा, नहीं अंतिम चैप्टर नहीं, 5वां चैप्टर होगा समकालीन विश्व में सुरक्षा, है ना, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। 5वां चैप्टर है तुम्हारा इस बुक का
सिक्योरिटी इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड, यानी कि समकालीन विश्व में सुरक्षा। हमें खतरा किस किस चीज से है? क्या हमें खतरा बम गोलों से ही है या किसी और चीज से भी है? जैसे हमें खतरा केवल इस बात से है कि कोई पाकिस्तान हम पर बम ना फोड़ दे, या कोई और देश हमसे हम पर बम ना फोड़ दे, लड़ ना जाए, बंदूक ना तान दे, या ये वो फलाना ढमकाना, क्या यही एक खतरा है? ये एक खतरा है जो कि हमें समझ में आता है। लेकिन अब दूसरे तरह के खतरे भी शामिल हैं। कोरोना क्या था? पूरी दुनिया के लिए एक नया खतरा था। ऐसे खतरों से कैसे लड़ें, है ना, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कोरोना हो गया, ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आज बारिश का कौन सा मौसम है? कोई मौसम है बारिश का? नहीं है, लेकिन बारिश हो रही है। कैसे इस समस्या से निपटें, है ना? कितनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है पूरे दुनिया में, इससे कैसे निपटें? मौसम एकदम चेंज हो रखा है, उससे कैसे निपटें? पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, कैसे निपटें? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कैसे निपटें? तो ये एक नए तरह के खतरे हैं, है ना, जिनसे हमें सुरक्षा कैसे मिल सकती है, वो हम कहाँ पढ़ेंगे? इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर होगा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। दुनिया की जमीन हो गई, दुनिया की हवा हो गई, दुनिया का पानी हो गया, है ना, क्या इस पे अमीर देशों का अधिकार होगा? क्या इस पे गरीब देशों का अधिकार होगा, है ना, या किसका अधिकार होगा? उसकी दिलचस्प कहानी हमें कौन से चैप्टर में देखने को मिलेगी? इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत रुचि मतलब आ रही है आप लोगों को कि हाँ कुछ काम की चीज़ें हम सीखने वाले हैं, कुछ मज़ेदार चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, है ना। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ना लेना ठीक वैसा ही है जैसे आप लोग बस में बैठे हैं और ड्राइवर से पूछ नहीं रहे हैं कि बस कहाँ जा रही है। बस में बैठे हैं लेकिन आपने ड्राइवर से पूछ नहीं रहे बस जा कहाँ रही है। तो पॉलिटिक्स भी कुछ ऐसी ही है ना। अगर पॉलिटिक्स में आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, इसका मतलब देश कहाँ जा रहा है आपको कुछ पता ही नहीं है। आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट देना चाहिए और आपके जो भी मुद्दे हैं, आपकी जो भी राय है, वो आपको रखना सीखना चाहिए। आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको पॉलिटिक्स से जोड़ना सीखना चाहिए। आपका नज़रिया जो है अब से बदल जाना चाहिए, है ना, देखने का चीज़ों को। ठीक है, तो चलें फिर कर लें शुरू चैप्टर 1। ये देखो एनसीईआरटी है और इसका ये फर्स्ट पेज है एनसीईआरटी का, है ना। इसमें 2 इमेजेस दिखाई दे रही हैं। एक इमेज ये रही नीचे ये वाली, और एक इमेज इसके ऊपर है ये, है ना सर। हाँ बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, इसमें एक ये दीवार खड़ी हुई है, आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये क्या है? एक दीवार है। क्या है? दीवार। ये दीवार बर्लिन की है। कहाँ की है? बर्लिन की, है ना। हाँ, तो सोचो अगर आप जिस शहर में रहते हो, आपके उस शहर में रातों रात एक दीवार खड़ी कर दी जाए और आपको आपके रिश्तेदारों से दोस्तों से मिलने ना दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? ये बानमोर है ना। आप रात को सो रहे हैं अपने घर, और सुबह देखा आप लोगों ने जग के तो एक दीवार खड़ी है ऊंची, है ना। अब आपको ना इधर के लोगों को उधर जाने दिया जा रहा है, ना उधर के लोगों को इधर जाने दिया जा रहा है। सोचो लोग क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, है ना। नशे आगे चलेंगे, है ना। तो ये बर्लिन की दीवार के बारे में ही था। बर्लिन कहाँ पर पड़ता है तुम्हारा? जर्मनी का एक शहर है। क्या? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, है ना। हाँ, तो बर्लिन में ये रहा तुम्हारा जर्मनी, है ना। ये मैप इसीलिए यहाँ पर लगाया गया है ताकि आप लोगों की नज़र में सारी चीज़ें रहें। आप लोग अपने घर पर भी लगा के रखना, ठीक है। ये जर्मनी है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। यहाँ पर बर्लिन में रातों रात एक दीवार खड़ी कर दी गई, है ना, जिसको अपन बर्लिन की दीवार कहते हैं। ये दीवार कब बनी थी?
1961 में। ठीक है, चैप्टर का नाम आप लोगों ने लिख लिया था, है ना? क्या था चैप्टर का नाम? द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत। इसमें अपन पहले पढ़ रहे हैं बर्लिन की दीवार के बारे में। किसके बारे में? बर्लिन की दीवार। हमें यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, है ना? बॉल ऑफ बर्लिन लिख दो। बॉल ऑफ बर्लिन की स्पेलिंग देख लेना सही है क्या। ठीक है, बॉल ऑफ बर्लिन कब बनी थी? 1961 में बनी थी। मेड इन 1961। इसकी जो लंबाई थी 150 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। ठीक है, प्रतीक, सिंबल, किसका सिंबल थी ये? किसका सिंबल थी ये? क्यों बनाई गई थी बर्लिन की दीवार? हाँ, क्यों बर्लिन को दो हिस्सों में क्यों बांट दिया गया था? एक तरफ गोलीबारी कर दी थी, हाँ, बर्लिन को दो शहर को दो भागों में बांट दिया। एक भाग में पूंजीवाद का समर्थन करने वाले लोग थे, एक भाग में साम्यवाद का समर्थन करने वाले लोग थे। यानी कि एक भाग में कैपिटलिज्म को मानने वाले लोग थे, फॉलो करने वाले लोग थे, और एक भाग में तुम्हारे जो कम्युनिज्म होता है उसको फॉलो करने वाले लोग थे। यानी कि रसिया और अमेरिका दो हिस्सों में बांट दी। आधा हिस्सा इसका अमेरिका के समर्थन कर रहा था, आधा हिस्सा इसका किसका समर्थन कर रहा था? रसिया का समर्थन कर रहा था, है ना? और 1989 में इसको क्या कर दिया गया? गिरा दिया गया। इसकी पूरी डेट 9 नवंबर है ना? कोलैप्स कर दिया गया इसको, पता नहीं कितना है, ईयर लिख लो तुम। 1989 9 नवंबर 1989 है। ठीक है, लिखना है तो लिख लो। 1989 9 नवंबर 1989 में इसको वहां की जनता ने क्या कर दिया? गिरा दिया, है ना? ये एक हेरोइक और इमोशनल पल था जब जनता ने इस दीवार को गिराया था, है ना? आप लोग देखेंगे, ये रहा तुम्हारा जर्मनी। ठीक है, जर्मनी, और जर्मनी का जो पूर्वी हिस्सा था ये इधर का ईस्टर्न साइड का, है ना? इस हिस्से में साम्यवादी लोगों का प्रभाव था, यानी कि रसिया का प्रभाव था। ठीक है, तो जो तुम्हारा जर्मनी था, जर्मनी के पूर्वी जर्मनी में किसका प्रभाव था? रसिया का। और रसिया उस समय क्या कर रहा था? 1991 में रसिया का क्या हुआ था? ब्रेकअप हुआ था बाकी देशों से, है ना? वो क्यों हुआ था? वो इसीलिए क्योंकि वो रसिया से परेशान थे, है ना? है? हाँ, क्योंकि रसिया ने अपना पूरा का पूरा जो पूंजी थी, पूरा का पूरा जो पैसा था, सारा फूंक दिया था किसमें? हथियार बनाने में, है ना? तो वहां के लोग परेशान थे, वो अच्छा जीवन चाहते थे, इसलिए वहां के लोगों ने, है ना, किसी आर्मी ने नहीं तोड़ी थी इस दीवार को, है ना? कि किसी आर्मी ने तोड़ा हो, रसिया की आर्मी ने तोड़ा हो या अमेरिका की आर्मी ने तोड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं था। वहां के लोगों ने बेहतर जीवन के लिए इस दीवार को क्या कर दिया था? तोड़ दिया था। कब? 1989 में। अब देखो, इसको लिखाना पॉसिबल नहीं है। तुम सोच रहे हो कि सर लिखा दो इसको, पूरा आंसर, क्वेश्चन आंसर करा दो, पॉसिबल ही नहीं है। अगर क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे। पढ़ नहीं पाएंगे का मतलब हमारी बुक का सारा कुछ छूट जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर ही होके रह जाएंगे। फिर आप लोगों के पास दो चॉइसेस हैं, या तो ऐसे ही जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही पढ़ते रहो, है ना? जो भी क्वेश्चन आए यहाँ से, बर्लिन की दीवार क्यों गिराई गई,
भाई क्यों गिराई गई बर्लिन की दीवार? मैंने आप लोगों को समझा दिया क्यों गिराई गई, क्योंकि वहां की जनता परेशान थी, है ना, साम्यवादी सिस्टम से, कम्युनिज्म से, चाह रहे थे अच्छा जीवन, उनको अच्छा जीवन मिले, तो उन्होंने उस दीवार को क्या कर दिया, गिरा दिया। कब गिरा दिया? 1989 में गिरा दिया, है ना। क्यों गिराया? चाहे जैसे आप लोग अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन को लिखो, आंसर को, ठीक है, लेकिन जरूरी यह है कि आप लोग बस यहाँ पर ढंग से बैठ करके सुने, और जरूरत पड़े तो एक आध बार वीडियो और देख लें घर पर जाके, है ना। हम वीडियो रिकॉर्ड कर करके डालते रहेंगे, ताकि आप लोग एग्जाम के समय उनको फिर से रिवाइज कर सको, फास्ट मोड पर देख सको, तो रिकॉल कर सको चीजों को, ठीक है। इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सोवियत प्रणाली क्या थी। ठीक है, सोवियत सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा टॉपिक यही है, सोवियत सिस्टम का। ये तो हमारा ट्रेलर था, है ना। आप लोग बुक में देखेंगे फ्रंट पेज पर परिचय, जो इंट्रोडक्शन होता है, वो इंट्रो था। ये अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है। पहला टॉपिक तुम्हारा क्या है? पहला टॉपिक है तुम्हारा सोवियत प्रणाली क्या थी, है ना। फिर अपन इसमें पढ़ेंगे, एक यहाँ का एक व्यक्ति था रूस का, जिसका नाम था गोरबाचेव। क्या था? गोरबाचेव, राष्ट्रपति। हाँ, तो उस राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे कि उसने कौन कौन सी नीतियां, पॉलिसीज बनाई थी, उनको पढ़ेंगे। और रूस के विघटन के बारे में पढ़ेंगे। एक शॉक थेरेपी थी, उस शॉक थेरेपी के बारे में भी अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। और रूस के विघटन के क्या कारण थे, है ना, उनके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। आप इस इमेज में देखोगे, एनसीईआरटी वाली इमेज में, तो आप लोगों को देखो, ये ऊपर वाली इमेज आप लोगों को समझ में आ रही है? ये क्या कर रहे हैं? ये दीवार में छेद कर रहे हैं। देखो, ये दीवार है, कुछ लोग हैं यहाँ पे, दीवार में इन्होंने क्या कर दिया, छेद कर दिया, तोड़ दिया दीवार को, है ना। तो ये लोग दीवार में छेद कर रहे हैं, है ना, दीवार के हिस्से में। और ये एक नए युग की क्या है, शुरुआत है यहाँ से, है ना। जैसे छेद कर देंगे, जर्मनी का क्या हो जाएगा, एकीकरण हो जाएगा। तो अपन जर्मनी का एकीकरण भी पढ़ेंगे, यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में भी अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तूने पढ़ा? चलो अब अपन पहले टॉपिक पर घुस जाते हैं। पहला टॉपिक है हमारा सोवियत प्रणाली, सोवियत सिस्टम। फर्स्ट टॉपिक, टॉपिक 1, सोवियत सिस्टम। सोवियत प्रणाली। तो सोवियत प्रणाली क्या थी? सबका मालिक एक। कौन है सबका मालिक एक? साईं बाबा। साईं बाबा की बात नहीं हो रही, ठीक है। हाँ, यहाँ पर सबका मालिक एक था। कौन? रूस। वो चाह रहा था कि सबका मालिक मैं बन जाऊं, है ना। तो उसी की व्यवस्था थी तुम्हारी ये सोवियत प्रणाली। कहानी की शुरुआत होती है 1917 में। कब? 1917 में, है ना, रूस की क्रांति से। इसको बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसका नेतृत्व बोल्शेविक नामक पार्टी ने किया। हाँ, बेसिक छोटी छोटी सी बातें आप लोग यहाँ पे शॉर्ट में नोट करते जाना, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप के तो मैं आप लोगों को यहाँ पे नोट कराता रहूंगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझाता रहूंगा, साथ साथ में नोट आप लोग भी करते रहना, मैं भी कराता रहूंगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, शुरुआत यानी कि स्टार्ट ये कब हुई? 1917 में, ठीक है। किससे? रूस की क्रांति से। रूस की क्रांति से, है ना, बाय रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है।
और इसी रशियन रिवॉल्यूशन को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो तुम्हारी बोल्शेविक क्रांति, है ना, बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति, ठीक है। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब आप लोगों से यहाँ से ओटी में क्या पूछेगा, बताओ रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। रूस की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और किसने लीड किया था इसको, उसका नाम भी यहाँ पे लिखना जरूरी है, ठीक है। इसके हीरो थे व्लादिमीर लेनिन, है ना। लीड किसने की थी? लीड बाय व्लादिमीर लेनिन, है ना, द्वारा लीड किया गया था इसको, ठीक है। ये लेनिन वही व्यक्ति है जिसका फैन कौन था? हमारे देश का एक क्रांतिकारी था, उसका नाम था भगत सिंह। हाँ, भगत सिंह किसके फैन थे? लेनिन के, बहुत बड़े फैन थे। जब इनसे भगत सिंह से पूछा गया था, भाई जिनको फांसी दी जा रही थी, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो भगत सिंह ने कहा, भगत सिंह उस समय जब ये फांसी इनको दी जाने वाली थी जिस दिन, उस समय एक किताब पढ़ रहे थे, है ना। तो तब तक आ गए अंग्रेज कि चलो भाई फांसी का टाइम हो गया। तो पूछा उन्होंने, सबसे पूछा जाता है कि बताओ भाई अंतिम समय में आप क्या इच्छा रखते हो, क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि भाई एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, इसको मिल लेने दिया जाए, उसके बाद आप आराम से फांसी चढ़ा देना। उस समय वो उनके हाथ में बुक थी लेनिन की, साम्यवाद के नाम से। उस बुक को वो क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। तो मुझे इस बुक को पूरा कर लेने दो, उसके बाद मर जाने दो, उसके बाद आराम से फांसी चढ़ा लेंगे। सोचो क्या लोग रहे थे, है ना। अंतिम इच्छा बुक पढ़ने की, और फिर उन्होंने वो बुक पढ़ी, उसके बाद उनको फांसी दी गई, ठीक है। तो उन्होंने क्रांति करना कहाँ से सीखा था? इसी से सीखा था, लेनिन से। बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति था ये। और वैसे ही क्रांतिकारी हमारे यहाँ पे थे, भगत सिंह वगैरह, है ना। इन्हीं को पढ़ पढ़ के वो क्रांतिकारी बने थे। इस लेनिन ने कहा था कि दुनिया में जो अमीरी गरीबी का अंतर है वो क्या होना चाहिए? एकदम खत्म होना चाहिए। कोई अमीरी गरीबी नहीं रहनी चाहिए, है ना, एकदम खत्म हो जाएगी। और यहीं से जन्म होता है किसका? यूएसएसआर का। किसका? यूएसएसआर का। फुल फॉर्म क्या है इसका? सोवियत, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। सोवियत संघ कहते हैं इसको, है ना, हिंदी में। सोवियत संघ हो गया। इसकी विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता थी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई निजी संपत्ति नहीं, कोई निजी संपत्ति नहीं, ठीक है। इस देश में इसका मतलब था यहाँ पे ना आपका कोई घर, ना आपका कोई सरकारी जमीन हो, ना आपकी कोई जमीन होगी, ना आपकी कोई कंपनी होगी। सब कुछ किसका होगा? सरकार का। किसका? सरकार का, है ना, गवर्नमेंट का। आपके शहर की हर दुकान, हर खेत, हर फैक्ट्री पर किसका अधिकार होगा? सरकार का। आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं होगी। अगर आपने गलती से कोई पर्सनल प्रॉपर्टी बना ली है तो आपकी उस पर्सनल प्रॉपर्टी को क्या कर लिया जाएगा? छीन लिया जाएगा, है ना। किसी ने घर बना लिया, लोग होते ही है ना, घर बना लिया बड़ी सी बिल्डिंग और उसमें बिठा दिया किराएदार, है ना। और जैसे ही महीना हुआ, किराएदारों से पैसे आए
उसके 2 दिन बाद सरकार के जो चमचे थे वो पहुंच गए, बोले भाई कितना रेंट वसूला है, लो येरा झोला डाल दो पूरा इसमें, और ले गए। इस तरह की चीजें बेकार तो है, क्योंकि इसमें सोचो कोई भी व्यक्ति काम करना चाहेगा, कोई नहीं करना चाहेगा। और रसिया इसी से फैल हुआ था, क्योंकि सोचो तुम्हें पता है कि मैं ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, मेरा सारा पैसा क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। तो तुम कोई काम करोगे? नहीं करोगे। तो सारे लोगों ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो सरकार पर बोझ बढ़ गया, क्योंकि खिलाना तो सरकार को है ना सबको। अब खिला सरकार रही है, पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो गया, तहस नहस हो गया ये, है ना। और उधर अमेरिका का सिस्टम भी, अमेरिका के सिस्टम में उल्टा खेल था। वहाँ पर तुम कितना भी पैसा कमा लो, अपना ही है तुम्हारा सारा। वहाँ गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। फिर बात इंडिया आज़ाद होता है 1947 में। फिर इंडिया ने सोचा कि हम क्या करें, अब हम कौन सी व्यवस्था को अपनाएं, अमेरिका वाली को या रसिया वाली को। तो हमने कहा कि हम इन दोनों को नहीं अपनाएं, क्योंकि हमें रसिया वाली को अपनाएंगे तो इससे कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हो पाएंगे, जनता काम नहीं करेगी, है ना, आलस बढ़ जाएगा जनता के अंदर। तो बोले कि ये तो नहीं अपनाना है, और पूंजीवाद भी नहीं अपनाना है, क्योंकि सारे के सारे काम प्राइवेट लोग करेंगे, प्राइवेट लोग करेंगे तो वो अपनी मनमर्जी करेंगे। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो, जियो का सिम हो गया, आइडिया का हो गया, वोडाफोन का सिम चल रही है ना। इनके बैलेंस कितने महंगे महंगे हो गए, 400 रुपया। हाँ। और अगर सोचो यहीं पे कोई सरकारी कंपनी होती बैलेंस मतलब नेटवर्किंग वाली, अगर उसका बैलेंस सस्ता होता तो क्या ये कंपनियां बाकी कर पाती, बढ़ा पाती प्राइस? नहीं बढ़ा पाती, है ना, क्योंकि सारे के सारे लोग सरकारी कंपनी के सिम खरीदते। हमारे यहाँ पे एक BSNL है भी, लेकिन उसके नेटवर्क नहीं आते, है ना, टावर नहीं आते उसके। तो जनता परेशान, है ना। उसके बहुत सारे कारण जियो के टावर ना आने के, है ना। ऐसे ऐसे केस स्टडीज देखी गई हैं कि उसमें काम करने वाले जो लोग हैं BSNL में, और जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस हो गया, तुम्हारा जियो हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, ये कंपनियां उनको पेमेंट देती हैं। किसमें? जियो जो BSNL में काम कर रहा है उन लोगों को पेमेंट देती हैं। सोचो काम किस में कर रहे हैं, BSNL में, उधर से उनको पेमेंट मिल रहा है और इधर से भी पेमेंट दे रही है कंपनियां। क्यों? तुम काम मत करो, वो काम करने के दे रहे हैं और ये काम ना करने के दे रहे हैं कि तुम काम ही मत करो, सर्विस खराब कर दो। अब सोचो सर्विस खराब की जाएगी इस तरह से तो फिर क्या होगा? खुद गवर्नमेंट कंपनी के कर्मचारी उसकी सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो इसकी वजह से उसकी जो नेटवर्क आने की जो है ना वो होता है, वो नहीं आते। तो इस वजह से लोग उससे परेशान होते हैं और उसको छोड़ छोड़ करके उन कंपनियों में जाते हैं। उससे फायदा किसको हो रहा है? उनको हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने सोचा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरह की व्यवस्था को अपनाएंगे, पूंजीवाद भी समाजवाद भी, जिसमें प्राइवेट चीज़ें भी हों और सरकारी चीज़ें भी हों। हमारे यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, सरकारी कॉलेज, प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक, है ना। तो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर सर्विसेज प्राइवेट भी है और सरकारी भी है, ताकि सबके लिए अफोर्डेबल बनी रहे, है ना, कोई अपनी मनमर्जी ना कर पाए। दूसरा था वन पार्टी रूल, दूसरी विशेषता वन पार्टी रूल, एकल पार्टी सिस्टम। एकल पार्टी सिस्टम यानी कि एक ही पार्टी होगी देश में और दूसरी पार्टी को चुनाव लड़ने का ही अधिकार नहीं होगा। कोई और पार्टी के लिए वहां जगह ही नहीं थी, वहां एक ही पार्टी थी। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। इस पार्टी का नाम क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी। बस इसी का वहां पर क्या था,
दबदबा चलता था। बाकी किसी पार्टी को, किसी अपोजिशन को के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं थी। ठीक है। और एक और व्यवस्था थी, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तीसरी, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमें हमारे जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और घर, है ना, दवाई, दारू, शिक्षा, बस हर व्यक्ति को यही चाहिए। गवर्नमेंट ने ये सब फ्री कर दिया, भाई तुम्हें सब मिलेगा ये, चाहे वहां पे कोई एक पैसा कमाए या ना कमाए, रोटी सबको मिलेगी, कपड़े सबको मिल जाएंगे, रहने की जगह सबको मिल जाएगी, है ना, पढ़ने की व्यवस्था भी मिल जाएगी, और बीमार हो रहा है तो उसकी दवाई दारू की व्यवस्था हो जाएगी। अब सोचो, जिस आदमी को ये सब मिल रहा है वो आदमी काम करेगा? है ना, वो कह रहा है सब तो मिल रहा है बैठे बैठाए, क्यों काम करना है? पता नहीं क्यों दिमाग नहीं लगाया, कहाँ गया था इसका दिमाग, भैंस चढ़ने गया था, क्या चढ़ने गया था? ऐसी पॉलिसीज और नीति बनाने से पहले, ऐसा सिस्टम बनाने से पहले यहाँ की सरकार ही वहाँ के लोगों की माई बाप हुआ करती थी, है ना। जैसे हमारे माई बाप हमारे लिए सुविधाएं करते हैं, वैसे वहाँ की सरकार उन लोगों के लिए क्या कर देती थी? सुविधाएं कर देती थी, है ना। सेल्फ रिलायंट, चौथी विशेषता, यानी कि आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भरता, है ना। आत्मनिर्भरता का मतलब है, इस आत्मनिर्भर का मतलब है कि सोवियत संघ में, इस यूएसएसआर में सुई यानी कि पिन से लेकर के हवाई जहाज, है ना, हर चीज छोटी बड़ी सब कहाँ पर बनाई जाती थी? रसिया में। बाहर से उनको कोई चीज मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनका ये मानना था कि हमें किसी देश से कोई चीज मंगानी ना पड़े, सारी चीजें हम खुद ही बना लें। ठीक है, तो ये थी तुम्हारी विशेषताएं। मैंने आप लोगों को समझा दी। क्या आप लोग इनको एक्सप्लेन करके बता सकते हो? अगर आप लोग इनको एक्सप्लेन कर सकते हो तो आप लोगों को ये समझ लो कि और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल इन पॉइंट से आप लोगों को जो मैंने कहानी सुनाई है वो याद आ रही है, इसका मतलब काम हो गया। ठीक है, आप इन पॉइंट्स को देखो कि मैंने इन पॉइंट्स में समझाया क्या था, क्या आप उसको लिख पाएंगे? पेज की विशेषताएं लिख जाएंगे आराम से। नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसमें किसी की निजी संपत्ति नहीं, किसी की निजी संपत्ति नहीं हुआ करती थी, ना किसी की जमीन होगी, ना किसी का क्या नाम है कंपनी होगी किसी भी तरह की। दूसरा, वन पार्टी रूल, एक ही पार्टी हुआ करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसके अलावा और किसी को कोई अधिकार नहीं था चुनाव लड़ने का। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सरकार ने तय कर रखा था सबको कि हम भोजन भी देंगे, है ना, हाँ भोजन भी देंगे, कपड़ा भी देंगे, आप रहने के लिए जगह भी देंगे, दवाई दारू भी दे देंगे, शिक्षा भी दे देंगे, सब कर देंगे तुम्हारे लिए। और सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर। इसमें क्या बताया मैंने कि रसिया का मकसद था कि हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। हम छोटी चीज़ों से लेकर के बड़ी चीज़ों तक को सबको कहाँ पर बनाएंगे? यहीं पर बनाएंगे। ठीक है, हमें इनको बाहर से नहीं खरीदना पड़े। हाँ, बस क्यों नहीं देगा? पूरे नंबर देगा, उसके दादाजी को देने पड़ेंगे सारे नंबर। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने रटा रटाया कुछ नहीं लिखा है कि रटा रटाया लिखा हो कि ऐसा बुक में लिखा है, कहीं नहीं लिखा है ऐसा। हम लोगों ने बुक की सिंपल एक्सप्लेनेशन से ये क्या किया है? लिखा है। ठीक है, याद भी आसानी से रहेगा, है ना। आप लोग इसको किसी के भी नोट से मैच करेंगे, नहीं मैच होगा, है ना। नोट से मैच करके आपके पास नहीं देते हैं। आप लोग किसी भी क्यूबी से मैच करेंगे, नहीं होगा। इस सिस्टम में खराबी क्या आई, क्यों ये सिस्टम नहीं चल पाया? उसके कुछ कारण थे। जैसे जैसे समय बीतता गया ये सिस्टम एकदम दम घोंटू सा बन गया, लोगों का दम घोंट रहा था, है ना। ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही, है ना।
आप लोग जो सिविल सर्विसेज होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, यूपीएससी वाले, वो सब ब्यूरोक्रेसी के लोग होते हैं, है ना, उनको सिविल सर्वेंट बोलते हैं अपन, नौकरशाही के लोग होते हैं वो, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो सरकारी अफसर थे, जो नौकरशाह थे, वो ज़्यादा ताकतवर बनते चले गए इस सिस्टम में, है ना, और आम जनता की ये सुनते ही नहीं थे। एक ये प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम, नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने की कोई आज़ादी नहीं थी किसी को भी, है ना। लोग अपनी बात को खुलकर कह ही नहीं सकते थे, लोग अपनी बात को कहने के लिए कार्टूनों का इस्तेमाल करते थे। मामले में इनमें पीछे ही थे, चुटकुलों के मामले से, कार्टूनों के मामले से ये क्या करते थे, अपनी बातों को पहुंचाते थे। एक और प्रॉब्लम थी टेक्नोलॉजिकल लैग, यानी कि तकनीकी गड़बड़, खराबी, है ना। अमेरिका ने जैसे हथियार बना लिए थे, अमेरिका की होड़ करने लगा था ये रसिया, और इसने अपना सारा पैसा किस में फूंक दिया था, हथियार बनाने में फूंक दिया था। फिर टेक्नोलॉजी में पैसा कैसे लगाए, सारा पैसा जब हथियार फूंकने में लगा देगा तो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, नई रिसर्च नहीं कर पाएगा, तो टेक्नोलॉजी में क्या रह गया, पीछे रह गया, है ना। ये भी एक इसकी प्रॉब्लम थी। सुख सुविधाओं के मामले में यहाँ के लोग पीछे रह गए थे। अमेरिका के लोग सुख सुविधाओं, टेक्नोलॉजी के मामले में आगे थे, तो जब यहाँ के लोगों ने देखा यार हमारी सरकार क्या कर रही है, हथियार बनाने में लगी हुई है, हमारी सुख सुविधाओं की कोई चिंता ही नहीं है ना। तो सोचो एक ऐसी ऑफिस या क्लास है ना, जहाँ पर मॉनिटर हमेशा एक ही रहेगा, और वो मॉनिटर कौन था, कम्युनिस्ट पार्टी, है ना। हर बच्चे को एक जैसी यूनिफॉर्म मिलेगी, एक जैसा खाना मिलेगा और एक जैसा पेन मिलेगा, नो चॉइस। तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये वाला पेन नहीं, मुझे तो ये चलाना है, चॉइस ही नहीं है ना। हाँ, आज़ादी है ही नहीं। कोई बच्चा सोच रहा है मैं अलग से अपनी महंगी पेंसिल ले लूं, नहीं ला सकते। अब सोचो अगर किसी की इतनी आज़ादी छीन ली जाएगी तो क्या होगा, है ना। हाँ, अगर मॉनिटर गलत करे तो आप शिकायत नहीं कर सकते, ये भी एक प्रॉब्लम है। मॉनिटर कौन है, कम्युनिस्ट पार्टी, और वो गलत कर रही है काम, लेकिन आप शिकायत नहीं कर सकते, ये भी एक प्रॉब्लम थी, है ना। बस चुपके से जोक सुना सकते थे, फेंक दो। हाँ, तो शुरुआत में तो सबको अच्छा लगा कि सब बराबर हैं, लेकिन बाद में बच्चों का दम घुटने लगा, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ने या अपनी पसंद का काम करने की आज़ादी नहीं थी, है ना। यही सोवियत संघ के साथ हुआ। बताओ जरा एक क्वेश्चन, व्लादिमीर लेनिन किस पार्टी के संस्थापक थे? हाँ, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसका पूरा नाम क्या है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन थे, लेनिन, ठीक है। सोवियत संघ में किस विचारधारा को प्राथमिकता दी गई थी, यानी कि विच आइडियोलॉजी वाज प्रायोरिटाइज्ड इन द सोवियत यूनियन? नहीं, विचारधारा कौन सी को प्राथमिकता दी गई थी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म? हाँ, तो सोशलिज्म ही ना, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, यानी कि समाजवाद और साम्यवाद, ठीक है। इसमें कुछ वर्ड्स और दिख रहे हैं मेरे को एनसीईआरटी में, दूसरे दुनिया के देश, है ना, पहली दुनिया के देश। आप लोगों को पता है एक ही दुनिया है कि और भी दुनिया है, गैलेक्सीज हैं, है ना। इसमें एक वर्ड है कि दूसरी दुनिया के देश। दूसरी दुनिया के देश का मतलब अपने दुनिया के देश में दूसरी गैलेक्सी के देश, ऐसा? देखो, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, अमेरिका ने एक संगठन बनाया था नाटो, कुछ देश नाटो में चले गए थे। रसिया ने एक संगठन बनाया था वार्सो पैक्ट, कुछ देश उसमें चले गए थे। तो जो देश अमेरिका के साथ थे उनको कहा जाता है पहली दुनिया के देश,
जो देश रसिया के साथ थे उनको कहा जाता है दूसरी दुनिया के देश, और जो देश किसी के साथ नहीं थे, आज़ाद थे, उनको कहा जाता है तीसरी दुनिया के देश। वो थे हम लोग ना तो अमेरिका के गुट में शामिल थे, ना रसिया के गुट में शामिल थे, हम लोग गुट निरपेक्ष थे, है ना। तो हम लोगों ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था, नेहरू जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान था, है ना। तो जो देश इन सब में नहीं शामिल थे, जो गुट निरपेक्षता की नीति को अपना रहे थे, वो थे तुम्हारे तीसरी दुनिया के देश। तो अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताओ दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बताएंगे? सर उसको दूसरी दुनिया, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय द सेकंड वर्ल्ड? का दूसरी दुनिया दूसरी नहीं, तीसरी तो अपनी है, दूसरी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूर्वी यूरोप, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो तुम्हारा यूरोप है, इस यूरोप का ईस्टर्न हिस्सा, है ना, ये वाले देश किसके हिस्सा बन गए थे? रसिया के हिस्सा बन गए थे। इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? दूसरी दुनिया के देश कहते हैं, ठीक है। द कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप दैट फॉलोड द यूएसएसआर सोशलिस्ट मॉडल, यानी कि वो देश जिन्होंने यूएसएसआर का सोशलिस्ट मॉडल फॉलो किया था, उन्हीं देशों को हम क्या कहते हैं? सेकंड वर्ल्ड की देश बोलते हैं, सेकंड वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं, ठीक है। सोवियत प्रणाली की अगर आप लोगों को कमियां पूछी जाए तो बता सकते हैं? क्या गाड़ी यहीं रख गया था? तो सबसे पहली कमी थी ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, है ना, यानी कि सिस्टम पर नौकरशाही का शिकंजा। पूरे सिस्टम पर शिकंजा किसने कर लिया था? नौकरशाही ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, है ना। दूसरा, लैक ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की कमी। तीसरा, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, यानी कि उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई और टेक्नोलॉजी में पश्चिम से पिछड़ गया।